हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बात की थी। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसके साथ साथ में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम मृदा अर्थात भूमि प्रदूषण, उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, उनके ऊपर बात करने वाले। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसी वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर सको। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको सफलता मिले। साथ साथ में यदि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात हम करने वाले हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंतर्गत मृदा प्रदूषण के बारे में। हम देखेंगे कि मृदा प्रदूषण से क्या मतलब होता है। मृदा या जिसे हम बोलते हैं भूमि प्रदूषण। हम सभी जानते हैं कि जो मृदा होती है ये मनुष्य के जीवन के लिए, पादपों के जीवन के लिए और अन्य जो भी जंतु हैं उनके जीवन के लिए कितनी अधिक जरूरी है, इसकी कितनी आवश्यकता है। अगर मृदा सही तरीके से नहीं है तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें भोजन मिलता है, जिस पर पादप उगते हैं और उन पादपों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृदा से ही अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसी में उनकी वृद्धि होती है। तो इस कारण से मृदा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मृदा होती है, इसका एक सामान्य संगठन होता है। मृदा की एक सामान्य विशेषताएं होती हैं। यदि मृदा में उसके सामान्य संगठन के अलावा अन्य कोई पदार्थ है वो मिला दिया जाए या उसके संगठन में कोई बदलाव आ जाए, उसमें कोई हानिकारक परिवर्तन आ जाए, तो इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहते हैं। और इस परिस्थिति में हमें अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। इस कारण से ये जो हम बात कर रहे हैं भूमि प्रदूषण के बारे में, ये सब कुछ आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, जो सारी बातें हमने आपको बताई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हम सोयल पोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है पिछले वीडियो के अंतर्गत बता दिया है, उसको कंप्लीटली हमने समझा है। वहां पर हमने ये भी देखा था AQI क्या होती है, कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कैसे कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए हैं, सारी बातों के ऊपर चर्चा की थी। तो आज की वीडियो में हम मृदा प्रदूषण के ऊपर बात करने वाले। देखो, जब मिट्टी में या मृदा में हानिकारक रसायन, कोई रासायनिक पदार्थ है जो हानिकारक है, अपशिष्ट या विषैले पदार्थ मिलकर उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं और उसे खेती या जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, तो इसे मृदा या भूमि प्रदूषण कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है जो भूमि में मिला और भूमि की गुणवत्ता को खराब कर दिया, उसकी भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन ला दिया, उसके रासायनिक गुणों में, उसके जैविक संगठन में कुछ भी परिवर्तन लाया है, तो इस कंडीशन को हम भूमि या मृदा प्रदूषण कहेंगे। अब देखो, मृदा में प्रदूषण कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो फैलाते हैं। आप सबको पता है कि कोई भी पदार्थ जो प्रदूषण फैलाता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं, अर्थात पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं, इस कारण इन्हें बोलेंगे हम मृदा प्रदूषक या सोइल पोल्यूटेंट्स।
देखो, एक तो होते हैं रासायनिक प्रदूषक जो मृदा प्रदूषण फैलाते हैं, अर्थात कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा के अंतर्गत, मिट्टी के अंतर्गत मिल जाते हैं और उससे प्रदूषण फैलता है। जैसे कि उर्वरक, यदि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो उर्वरक मिट्टी में ही डाले जाते हैं, मृदा के संगठन में बदलाव करते हैं। इसके अलावा कीटनाशक जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, बीएचसी हो गया, तो ये जो कीटनाशक हैं इसके कारण भी आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा भारी धातुएं जैसे मरकरी होगी, कैडमियम हो गया आपका, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि जब भूमि में मिलती हैं तो आपके मृदा प्रदूषण फैलाती हैं। तो ये तो रासायनिक प्रदूषक हो गए। इसके अलावा कुछ ठोस प्रदूषक हैं, ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, मृदा के अंदर प्लास्टिक मिल जाएगी, प्लास्टिक को हम डाल देंगे तो उससे प्रदूषण फैलेगा। पॉलीथीन, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वेस्ट है, जैसे हमने बिजली के बल्ब हो गए, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया जो हमने काम में लिया और अब हमारे लिए काम का नहीं है तो उसको बाहर डाल दिया, तो इससे भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा एक हो गए जैविक प्रदूषक। जैविक प्रदूषक जैसे सीवरेज का पानी किसी खेत में जा रहा है तो वहां पर उस सीवरेज का जो इकट्ठा है, जो कार्बनिक पदार्थ है, अन्य पदार्थ हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे और मृदा के संगठन को खराब करेंगे। इसके अलावा कोई रोगकारक सूक्ष्म जीव वगैरह है तो ये क्या करते हैं, मृदा के संगठन में क्या ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं और इसके कारण से मृदा प्रदूषण फैलता है। तो ये सबसे पहले हमने बात की है कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। इसके बाद में हमने बात की है कि मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कैसे फैलता है। अब इसके बाद में जो बात हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं किसके ऊपर, मृदा प्रदूषण के कारण, कि मृदा प्रदूषण होता क्यों है, इसके क्या कारण है। ये जो प्रदूषक जो हमने पढ़े हैं पीछे वो कहां से आते हैं, कैसे मिल जाते हैं। तो देखो, मृदा प्रदूषण के कारण, एक तो जब हम कृषि करते हैं, कृषि की जो गतिविधियां होती हैं उस समय हम उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इनका अत्यधिक उपयोग करते हैं और जब इनका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी में मिलते हैं और मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। तो कृषि की गतिविधियां होती हैं, इसमें हम रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और इससे मृदा प्रदूषण फैलता है। दूसरी बात, औद्योगिक कारण भी होते हैं कि कुछ उद्योगों से ऐसे अपशिष्ट निकलते हैं और वो अपशिष्ट आपकी मृदा में जब मिलते हैं तो मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट कोई भी हो गया, खनन के द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट हो गए हैं, तो ये जो अपशिष्ट हैं ये भी आपकी मृदा प्रदूषण को फैलाते हैं। फिर इसके बाद में बात करें शहरीकरण, और शहरीकरण से क्या होता है, देखो शहरों से बहुत अधिक मात्रा में कचरा निकलता है, घरेलू कचरा भी निकलता है, सीवरेज भी निकलता है, अन्य पॉलीथीन वगैरह भी निकलती हैं और इसके कारण से बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पर जो वो कचरा होता है, जो अपशिष्ट होते हैं, जो सीवरेज होता है, वो मृदा प्रदूषण फैलाता है और उसका निस्तारण बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जैसे ठोस कचरा, जो शहरों से ठोस कचरा निकलता है, प्लास्टिक निकलती है, ये क्या करते हैं, प्रदूषण को फैलाते। तो हमने बात कर ली है कि मृदा प्रदूषण कैसे फैलता है, क्या कारण है, कौन से पदार्थ हैं। इसके बाद में इस मृदा प्रदूषण के कारण से जीवों के शरीर पर, पर्यावरण पर या मनुष्य के शरीर पर क्या क्या प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है। कैसे ये मनुष्य के जीवन पर हानिकारक प्रभाव है वो डालता है। तो देखो, यदि मृदा प्रदूषण के हम प्रभाव देखें, या जिसे हम बोले हम दुष्प्रभाव, भाई प्रदूषण है उसके दुष्प्रभाव ही होंगे, कोई बढ़िया चीज तो है नहीं। तो एक तो कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, भाई मृदा प्रदूषण का सबसे पहले प्रभाव तो कृषि पर पड़ेगा, पादपों पर पड़ेगा, क्योंकि पादप हैं या जो हमारी कृषि होती है ये मृदा के अंदर ही होती है। मिट्टी की गुणवत्ता यदि बढ़िया नहीं रहेगी, गुणवत्ता खराब हो जाएगी,
तो फसलों को नुकसान होगा, उत्पादन में कमी आएगी। तो देखो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किसके कारण से, मृदा प्रदूषण के कारण से। सिंपल सी बात होगी, कुछ ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपको आती हैं। जहां पर कुछ आपको देखने की जरूरत होगी वो आप देख लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज याद करने की। बाकी ये सारी चीजें एक बार आपके दिमाग के आगे से निकल गई हैं, आंखों के आगे से निकल गई हैं, तो याद हो जाती हैं। फसलों के उत्पादन में क्या आएगी, कमी। किसके कारण से, मृदा प्रदूषण के कारण से। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो विषैले तत्व होते हैं ये भोजन के माध्यम से शरीर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश करे जाते हैं। भाई जैसे मृदा में कोई हमने रासायनिक पदार्थ डाला, वो वहां से पादपों ने अवशोषित कर लिया, और पादपों को या इसके कोई उत्पाद है जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, इसको मनुष्य ने खाया या किसी भी जंतु ने खाया, तो वो रासायनिक पदार्थ अल्टीमेटली उस मनुष्य के शरीर में आ गया, और मनुष्य के शरीर में अब वो कोई क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न करे सकता है। जैसे कैंसर उत्पन्न हो सकता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा प्रदूषण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखो एक तो जैव विविधता में कमी आती है। कैसे भाई, जैव विविधता का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। अगर मृदा प्रदूषण हो रहा है तो पादपों में कमी आएगी, तो पादपों की संख्या घट गई, और पादपों पर आश्रित जंतुओं की संख्या में भी कमी आएगी, तो जैव विविधता में कमी आएगी। खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता हो जाएगी। विषाक्तता का मतलब जो उत्पादक हैं, पादप हैं या अन्य जो भी जीव हैं, उनमें ये रासायनिक पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे, और यही घटना आगे बता रखी है। एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं, जिनका उपयोग हम फसलों में करते हैं, फसलों में डाल दिया, डालने के बाद ये मृदा में चले गए, मृदा में जाने के बाद ये क्या करते हैं कि पादप इनको अवशोषित कर लेते हैं, तो पादपों में आ गए, उत्पादकों में आ गए। अब इन पादपों को या तो जंतु खाते हैं या इनके जो भी उत्पाद होते हैं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, इनको मनुष्य खाता है। तो वहां से ये रासायनिक पदार्थ हैं, ये किस में आ गए, मनुष्य में आ गए, जंतुओं में आ गए। अब मनुष्य में इनमें इकट्ठे होते रहते, जैसे जैसे हम पादपों को खाते हैं तो वो इकट्ठे होते रहते हैं, और मनुष्य में या जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वहां तक जाते जाते ये बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस समय इनकी मात्रा है उस जीव के शरीर में बढ़ जाती है। इसी को बोला जाता है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। तो मृदा प्रदूषण के कारण होने वाला एक दुष्प्रभाव है। देखो क्या होता है इसमें, जैव आवर्धन जब विषैले पदार्थ जैसे डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला का मतलब पादपों से किस में गए, शाकाहारी जीवों में, तो खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, फिर शाकाहारी से किस में गए, मांसाहारी में, मांसाहारी से सर्वोच्च उपभोक्ता में, तो इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हर स्तर पर विष की मात्रा, विष का मतलब हो गया ये रासायनिक पदार्थ हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। भाई पादपों को जब शाकाहारी जीव खाएंगे या प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो उसमें ज्यादा हो जाएंगे, शाकाहारी को द्वितीय खाएगा तो उसमें इससे भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो खा रहा है लगातार, और सर्वोच्च उपभोक्ता में सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। इसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। जैसे मृदा में मिला तो मृदा से पौधों में चला जाएगा, पौधों से ये जानवरों में चला जाएगा, जानवरों से मनुष्य के अंतर्गत चला जाएगा, और मनुष्य में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस घटना को हम बोलते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। और इसका क्या दुष्प्रभाव है, मनुष्य में ये रासायनिक पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे और किसी ना किसी रोग का कारण जरूर बनेंगे। तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी भाई। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें, और यदि आप सभी को ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आगे हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण में नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय कौन कौन से।
तो एक तो देखो कृषि में उपाय, कृषि में हमें रासायनिक खादों की जगह पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जैविक कृषि को अपनाना चाहिए। तो जैविक खेती, कम से कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर यदि औद्योगिक रूप से उपाय देखें तो अपशिष्ट हैं, जो भी अपशिष्ट उद्योगों से उत्पन्न हो रहे हैं उनका निपटान है, उनका निस्तारण है, वो सुरक्षित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिसाइकलिंग, जो भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे वो कहीं से भी निकल रहे हैं, यदि उनमें से जो पदार्थ आगे दोबारा काम आ सकते हैं, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, वो किया जाना चाहिए, जिससे कि इन प्रदूषकों की मात्रा में क्या है, कमी। सामाजिक उपाय, सामाजिक स्तर पर हमें क्या उपाय करना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम, विशेष रूप से पॉलीथीन का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कचरा प्रबंधन, कचरा है तो उसको सही तरीके से प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट। जैसे अगर गीला कचरा है तो उसके अलग डस्टबिन में डालना, ठोस कचरा है तो उसको अलग डस्टबिन में डालना, पॉलीथीन वगैरह है तो उसको अलग में डालना, जिससे कि उनका निस्तारण ठीक प्रकार से किया जा सके। तो इसे बोलते हैं हम कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सही तरीके से किया जाना चाहिए और इस तरीके से हम मृदा प्रदूषण में क्या ला सकते हैं, कमी ला सकते। तो ये था हमारा क्या, मृदा प्रदूषण के बारे में। बाकी देखो भारत में मृदा प्रदूषण से संबंधित कुछ कानून बने हुए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक कानून है, भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया है 1986 में, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसके अलावा जो ठोस पदार्थ या ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उनके प्रबंधन के लिए एक नियम है, 2016 में बना है। इसके अलावा प्लास्टिक जो अपशिष्ट है उसके प्रबंधन का भी क्या बना हुआ है, नियम बना हुआ है। तो भारत में ये नियम बने हुए हैं, थोड़ा सा देख लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से मृदा प्रदूषण कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक गंभीर क्या है, खतरा है। और सतत कृषि, प्रभावी कचरा प्रबंधन, जन जागरूकता ही इसे क्या कर सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सब कुछ किया जाना चाहिए। तो ये हमने किसके ऊपर चर्चा की है भाई, मृदा अर्थात भूमि प्रदूषण के बारे में। सारी चीजें एकदम क्लियर आपको बता दी हैं, कुछ भी छुपाने जैसी कुछ है नहीं, और छुपाना क्यों है, पूरी चीजें बतानी है भाई। तो आपको भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। साथ साथ में अब हम दूसरे प्रदूषण जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और वो होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, ध्वनि प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने वाले। देखो भाई, ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब ऐसी कोई अनचाही ध्वनि आ रही है जिससे आपके एकदम ऐसे मूड खराब हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, बहुत तेज ध्वनि आ रही है, तो इसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। जैसे कोई डीजे की आवाज आ रही है, अब थोड़े समय के लिए ठीक लगेगी लेकिन बाद में वो थोड़ा सा कानों में प्रॉब्लम करने लग जाएगी। किसी फैक्ट्री वगैरह के आसपास कोई लगातार मशीनें चल रही हैं, उसकी आवाज आ रही है। मोटर वाहन चल रहे हैं, उनकी हॉर्न की आवाज आ रही है, पों 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 कर रहे हैं। तो ये जो ध्वनि है इसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि वह मानव के स्वास्थ्य के ऊपर, मानव के आराम के ऊपर और पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाए तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मानव के लिए नुकसानदायक बन जाए, जंतुओं के लिए नुकसानदायक बन जाए। सरल शब्दों में यदि हम बोलें तो यदि कोई अनचाही ध्वनि है जो हमारे लिए काम की नहीं है, मन ही नहीं करा सुनने का, या अत्यधिक शोर, बहुत तेज शोर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते। अब जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को जो मापा जाता है, भाई ध्वनि तेज है कि ध्वनि कम है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो यूनिट इकाई होती है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है डेसिबल। क्या होती है भाई,
डेसिबल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सामान्य रूप से जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी ध्वनि की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और यहां से एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो नॉर्मली यदि आप अपने दोस्त के आसपास बैठे हो और बातें कर रहे हो, बातचीत चल रही है आपकी नॉर्मल सी, बहुत तेज वाली नहीं, नॉर्मल जो बात करते हो, तो सामान्य बातचीत में जो ध्वनि आती है वो कितनी होती है। तो देखो यदि हम बात करें 0 से लेकर 30 डेसिबल तक की, 0 से लेकर 30 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो शांत वातावरण माना जाता है। सामान्य बातचीत नॉर्मल सा चल रहा होता है, शांत वातावरण 0 से 30 डेसिबल तक का माना जाता है। फिर 40 से लेकर 60 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है यह हमारी सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है। नॉर्मली हम जो बात वगैरह करते हैं तो वो कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, 40 से लेकर 60। 70 से लेकर 90 डेसिबल की जो ध्वनि होती है यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है, स्ट्रेस होना प्रारंभ हो जाता है यदि लंबे समय तक उसको सुनेंगे तो। 100 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, 100 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अपनी सुनने की क्षमता पर असर डाल सकती है। 100 डेसिबल से ज्यादा की कोई ध्वनि है तो सुनने की क्षमता पर असर डालेगी। और यदि 120 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि है तो वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकती है, कान के पर्दे भी फटे सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण मान सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण में 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में गिना जाता है। तो शांत वातावरण की कंडीशन में 0 से 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत में 40 से 60 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की जो शुरुआत हो जाती है वो आपकी 70 से लेकर 90 डेसिबल तक, 100 से ऊपर हमारी सुनने की क्षमता पर असर डालेगी। और 120 से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है उसके ऊपर बात की है। अब इसके बाद में यदि हम देखें, यदि हम इसके बाद में देखें तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण किस किस से फैलता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन से। परिवहन जैसे वाहन के हॉर्न हो गए, इंजन की आवाज होगी, हवाई जहाज की आवाज, तो इनसे क्या होता है आपका ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें औद्योगिक, तो मशीनों से, फैक्ट्रियों से, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यदि हम बात करें शहरी स्रोत, तो जैसे लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, कोई निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डीजे की आवाज आ रही है, शादी समारोह चल रहा है, तो उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के क्या हो गए हैं, स्रोत। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कहां देखने को मिलता है। देखो मानव के स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है, कानों में सीटी जैसे बजने की आवाज आ सकती है, और सिर दर्द हो सकता है, कानों में सुनने की क्षमता बहुत कम हो सकती है। मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और इसके अलावा यदि शारीरिक रूप से प्रभाव देखें तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हृदय रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाले क्या हैं, प्रभाव। तो हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में लगभग सारी चीजें हमने देख ली। अब ध्वनि प्रदूषण का कंट्रोल कैसे करें। तो एक तो देखो सरकारी उपाय, सरकार ने क्या किया है कि साइलेंट जोन घोषित किए हैं। साइलेंट जोन का मतलब जहां पर आवाज करना, हॉर्न बजाना ये बहुत प्रतिबंधित होता है। जैसे यहां पर कौन से एरिया आते हैं, जैसे कोई अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल, कोर्ट परिसर हो गया, स्कूल हो गई, ये जो क्षेत्र होते हैं इनको साइलेंट जोन घोषित किया जाता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर की समय सीमा,
जैसे शहरों वगैरह में 10 बजे से बाद में, रात के 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर मनाना बजाना या डीजे बजाना बंद है। हॉर्न पर प्रतिबंध, बहुत तेज हॉर्न नहीं बजाना है। व्यक्तिगत उपाय, हम खुद के स्तर पर क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखो, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, काम भी नहीं है फिर भी पों पों करते जा रहे हैं, नहीं भाई। तेज आवाज में संगीत न चलाना, डीजे बजाकर ऐसे मन में आ रहा है डीजे चला लिया, नहीं भाई। पेड़ों को लगाना चाहिए। अब आप सोचोगे पेड़ लगाने का ध्वनि का क्या है? ये क्या करते हैं, ध्वनि को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करे लेते। ध्वनि को क्या करते हैं, अवशोषित करे लेते हैं, तो साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, तो पेड़ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य प्रदूषण है, दिखता तो नहीं है लेकिन प्रदूषण है, लेकिन इसके प्रभाव गंभीर होते हैं। जागरूकता से, नियमों का पालन करके, सामाजिक जिम्मेदारी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भाई हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण के बारे में। इसके बाद में यदि हम ध्वनि प्रदूषण के ऊपर थोड़ी सी बात और करें तो भारत में ध्वनि के मानक क्या हैं? तो देखो, भारत में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए हैं। जैसे एक नियम बनाया गया है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, 2000 में ये एक नियम बनाया गया है और इसके द्वारा ही रात को 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर बजाना, डीजे बजाना बंद है। तो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 में एक पारित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार ध्वनि की सीमा है वो भी निर्धारित की गई है, डेसिबल में ये ध्वनि। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो दिन में वहां कितनी ध्वनि रह सकती है, 75 डेसिबल, और रात के समय 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे बाजार वगैरह है जहां पर खरीदारी होती रहती है, वहां पर 65 डेसिबल दिन में और 55 डेसिबल रात में। आवासीय क्षेत्र हैं जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में। ये निर्धारित किए गए समय सीमा, इस ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है। साइलेंट जोन अभी आपको बताया था, स्कूल वगैरह के आसपास, वहां पर 50 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं होनी चाहिए दिन में, और रात में 40 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में बताई गई हैं? ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताई गई हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन 4 मुख्य प्रदूषणों के बारे में देख लिया है। इसके अलावा कई बार रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर भी बात की जाती है। तो इस कारण, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो हम एक प्रदूषण जिसके बारे में हम और बात करने वाले हैं वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण अर्थात रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है और कैसे इसके ऊपर सारी की सारी बात होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे पूरी चीजें होती हैं। देखो, अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके नाभिक होता है वो एक तरीके से अस्थिर होता है, और जिसके कारण से उसके नाभिक से कुछ विकिरण होती है, रेडिएशन होती है, वो मुक्त होती रहती हैं। ये रेडिएशन जब वातावरण में फैलती हैं तो ये जीवों को, मनुष्य को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती हैं। तो देखो, जब पर्यावरण में चाहे से वो वायु हो, जल हो, मृदा हो, इनके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि की मात्रा बढ़ जाती है और उससे निकलने वाली विकिरण अर्थात रेडिएशन होती है, ये जीवों के लिए हानिकारक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। और ये विकिरण होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। जैसे यदि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल देखें, रेडियोधर्मी पदार्थ जिनसे रेडिएशन निकलती है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ माने जाते हैं? एक तो यूरेनियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है, प्लूटोनियम, रेडियम और थोरियम, ये पदार्थ होते हैं। इनका नाभिक होता है अपने आप क्या होता रहता है? विघटित होता रहता है, टूटता रहता है, और उससे क्या निकलती रहती हैं? विकिरण निकलती रहती हैं। इनसे हम अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें ऐसी निकलती रहती हैं।
और यही विकिरण होती हैं, ये जो रेडिएशन होती है ये नुकसानदायक होती, तो इनसे बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। ये आगे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कहां से आते हैं? देखो, मानव जनित स्रोत हो सकते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाए जाते हैं, जहां से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। यदि वहां से रेडिएशन लीक हो गई, रेडिएशन बाहर निकलने लगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। परमाणु हथियार का परीक्षण, एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं, तो उससे रेडिएशन मुक्त होती है, वो हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत जो रेडियोथेरेपी की जाती है, तो उस समय भी ये विकिरण काम में ली जाती है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में, लेकिन उस समय भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सरे करते हैं तो भी काम में लेते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो पहले काम में लिया जा रहा था, अब वो काम का नहीं रहा, उसको हमने ऐसे ही भूमि में डाल दिया, तो फिर वहां से रेडिएशन निकल सकती है। तो एक तो ये मानव के जनित स्रोत हो गए। इसके अलावा प्रकृति में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिनसे रेडिएशन निकल सकती है, जैसे कॉस्मिक रेज होती हैं जो बाहर से आ रही हैं। इसके अलावा पृथ्वी की परत में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल, पृथ्वी के जो अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद हैं, उनसे भी विकिरण निकल सकती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मनुष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, दोनों से निकल रही है, लेकिन ज्यादा खतरनाक ये है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है। और भाई ये देखो, इस रेडिएशन से बचना बहुत जरूरी है, आगे आने वाली नस्लें खराब हो जाती हैं। इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। जो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर डाले थे, उसके प्रभाव आज तक देखने को मिलते हैं। आज तक वहां के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अपंग, विकलांग, उनके अंतर्गत आनुवांशिक समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती हैं। बहुत खतरनाक होता है भाई। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, इसका प्रभाव क्या होता है? देखो, मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है, सबसे बड़ी समस्या। क्यों? क्योंकि इसके कारण से डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, जीन में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उत्परिवर्तन होता है, जिससे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। और उत्पन्न भी उस व्यक्ति में नहीं हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रॉब्लम कर सकता है। त्वचा जल सकती है, जन्मजात दोष उत्पन्न हो सकते हैं, आगे उसके बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा और जल प्रदूषण होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर मान लो हमने भूमि में गाड़ दिए तो वहां से रेडिएशन निकलेगी, तो मृदा प्रदूषण हो गया। यदि जल स्रोत में डाल दिया तो जल प्रदूषण हो गया। इसके अलावा जैव विविधता में क्या आएगी? कमी, क्योंकि जैव विविधता को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। विकिरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, एक होती है अल्फा रेज, ये कम दूरी की होती हैं और अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। बीटा किरणें मध्यम प्रवेश, मीडियम रेंज की होती हैं। गामा किरणें ये सबसे अधिक प्रवेश शक्ति, सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जीवों के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और सबसे अधिक खतरनाक होती हैं। गामा किरणें सबसे ज्यादा खतरनाक होती। तो ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। इसके द्वारा बाद में इसे बच कैसे सकते हैं भाई? देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषण का नियंत्रण, तकनीकी उपाय, टेक्निकल उपाय कर सकते हैं। क्या भाई? देखो, जो भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं उनका सुरक्षित निपटान होना चाहिए। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जब उनका निस्तारण कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, जिससे रेडिएशन के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। परमाणु संयंत्र है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, वहां से रेडिएशन लीक नहीं होनी चाहिए। विकिरणों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, रेडिएशन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनावश्यक एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन, इनके उपयोग से बचना चाहिए, या जहां पर ये हो रहे होते हैं उस क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे लेड सील्ड। ये लेड सील्ड होती है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे लेती है। इसके अलावा समय सीमित रखें,
मतलब जो अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है तो एक निश्चित समय तक काम करे, बहुत ज्यादा समय तक उसके संपर्क में ना रहे। तो टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग प्रिंसिपल, ये सब कुछ काम में लिए जाने चाहिए। नीतिगत उपाय, परमाणु परीक्षण पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट पे। और अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं वो किए गए। और ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसका यहां पर आपको बता दिया गया है, वो है परमाणु अप्रसार संधि, NPT कहते हैं। नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, NPT, ये संधि है, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते के तहत ये एक ऐसा समझौता किया गया था जिसके तहत यह बताया गया था कि अगर किसी देश ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं, उनके अलावा कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, जिससे कि परमाणु हथियारों को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। हालांकि ये जो संधि है एक विवादास्पद संधि है, इसमें कुछ समस्याएं हैं। देखो ये क्या संधि है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, पहली बात, जिसका उद्देश्य यह था कि परमाणु हथियारों के प्रसार पर क्या लगाई जानी चाहिए? रोक, और इसका शांतिपूर्ण उपयोग है उसको बढ़ावा देना। यह संधि 1968 में की गई। इस 1968 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और 1970 से ये क्या हुई? लागू हुई। NPT जो ये संधि है वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन इसकी सीमाएं और असमानताएं इसे विवादास्पद क्या करती हैं? बनाती। इन्होंने बोला है, इस संधि में यह कहा गया है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं उनके अलावा कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि भारत ने इस संधि पर साइन नहीं किए और इसी कारण से भारत ने 1975 और बाद में परमाणु परीक्षण किए और भारत ने भी परमाणु हथियार बनाए। इस संधि ने पूरे देशों को, जो विश्व के देश है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। न्यूक्लियर वेपन स्टेट, अर्थात जिनके पास न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार हैं। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, 1967 की कंडीशन में। वे देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए, केवल उन्हीं को परमाणु हथियार रखने का अधिकार है, ऐसा यह संधि बोलती है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके अर्थात आपका हम बोल सकते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये देश हैं, ये 5 देश, इन्हीं को अधिकार है, ये संधि ऐसा कहती है। और बाकी के जो भी देश हैं वो न्यूक्लियर हथियार, अपने परमाणु बम वगैरह नहीं बनाएंगे, बाकी सारे देश। लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इंडिया ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसी कारण भारत ने बाद में परमाणु हथियार विकसित किए। इसके बाद में पाकिस्तान ने भी किए, इसके बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी किए, इसके बाद इजराइल ने भी किए। तो बाकी 4 देशों ने और उसके बाद में परमाणु हथियार बनाए। तो टोटल अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, आपके ब्रिटेन, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ये सारे देश हैं। तो ये संधि है, विवादास्पद संधि है, लेकिन ये संधि परमाणु से, हथियारों से जुड़ी हुई थी, रेडिएशन से जुड़ी हुई थी, तो साथ साथ में आपको बता दी। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।